तो कहानी की शुरुआत शिन से होती है, एक हाई स्कूल गर्ल जो घर से बाहर ही नहीं निकलती। पहले ही सीन में वो विंडो से बाहर देखती है तो उसे लोगों के सर पर रेड लाइंस दिखाई देती हैं, जिनसे डरकर वो एकदम से विंडो बंद कर देती है। पता चलता है कि उसे बचपन से ही रेड लाइंस दिखा करती थी, जिसके बारे में पहले वो कंफ्यूज रही, पर फिर उसने अपनी फैमिली पिक्चर में भी यही लाइंस बना दी। ऐसे ही एक लाइन उसके डैड और उसकी आंटी को भी मिला रही थी। उसकी मॉम ये देखकर जैसे पागल सी हो गई और उन्होंने शिन के डैड को ही स्टैब करके मार डाला। उस दिन शिन को एहसास हुआ कि ये लाइंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। वो इन लाइंस को देखने के श्राप से निकलना चाहती थी, पर जब जब बाहर निकलती थी उसे सबके सर पर यही लाइंस दिखाई देती थी, किसी के सर पर कम तो किसी के सर पर ज्यादा। वक्त गुजरा तो उसे एहसास हुआ कि ये लाइंस इंसान के फिजिकल रिलेशन को शो करती हैं, जिसके जितने रिलेशन उसके सर पर उतनी लाइंस। इसीलिए उसने इन लाइंस को एस लाइंस का नाम दिया। उसे इन लाइंस को नहीं देखना था, इसीलिए कई बार उसने अपनी लाइफ खत्म करने की भी कोशिश की, पर जब जब वो ऐसा करती हर बार किसी मिरेकल की तरह जिंदा हो जाती। आखिर इन लाइंस को ना देखने के लिए उसने काला चश्मा लगाना शुरू कर दिया और घर से भी निकलना छोड़ दिया। घर रहकर वो इसी मिशन पर लग चुकी थी कि जान सके आखिर क्यों उसे चुना गया इन लाइंस को देखने के लिए, और आखिर ये कैसा कर्ज, कैसा शराब है जो उसे मरने भी नहीं देता। अब एक दिन शिन विंडो से बाहर देखती है। उसकी सामने वाली बिल्डिंग में नई लड़की रहने आई थी, जो शिन को देखती ही शिन की तरफ हाथ हिलाती है और शिन उसके सर की बहुत ज्यादा सी रेड लाइंस देखकर डरकर विंडो बंद कर देती है। उस लड़की को थोड़ा अजीब महसूस होता है। वही लड़की कुछ देर बाद शिन के घर आती है, पर शिन दरवाजा ही नहीं खोलती तो वो उसके घर के बाहर कुछ फ्रूट्स रख जाती है, जिसे थोड़ी देर बाद शिन ने उठाकर ऐसे खाया था जैसे वो काफी अरसे से भूखी हो। अब सीन कट होकर हमें एक नई कैरेक्टर सियोन को स्कूल में दिखाया जाता है, जिसकी क्लास फेलो हिवॉन दूसरे लोगों के साथ मिलकर उसे बुली कर रही थी। सियोन को वो छत से लटका कर कहती है कि अगर कल तुमने हमें पैसे लाकर ना दिए तो मैं तुम्हें छत से गिरा दूंगी। सियोन की डर की वजह उसकी फैमिली का ना होना था। वो अपने अंकल हान जी वोक के साथ रहती थी, जो कि एक डिटेक्टिव है, इसीलिए कभी उसने सियोन को ज्यादा टाइम नहीं दिया। और इस टाइम भी वो एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिस मर्डर केस की रिपोर्ट को टीवी में भी दिखाया जाता है। इस केस का किलर एक हेलमेट मैन को बताया जा रहा था। शिन हैरान थी कि हेलमेट मैन जो उसे टीवी पर नजर आ रहा था, उसके सर पर सिर्फ एक एस लाइन थी और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था। शॉकिंगली अगले ही दिन वो हेलमेट मैन उसके सामने वाली बिल्डिंग में उसी की नई नेबर के घर आता है और शिन उसे किलर समझकर फौरन पुलिस में कॉल कर देती है। पर जब उसे रियलाइज होता है कि वो तो उसकी नेबर का ही दोस्त है, तो वो कॉल कट कर देती है। सुबह में उसकी कॉल के बारे में हान को बताया जाता है कि एक लड़की ने कॉल करके हेलमेट मैन के बारे में बताया था। हान को उस लड़की का एड्रेस बताया जाता है तो पता चलता है कि शिन हान की सामने वाली बिल्डिंग में रहती है। हान उसके घर जाकर जब उसका दरवाजा नॉक करता है तो शिन उसके सर पर बहुत सारी एस लाइंस देखकर इतना ज्यादा डर जाती है कि घर के अंदर जाकर छुप जाती है। हान काफी देर तक दरवाजा नॉक करता रहता है तो शिन के नेबर उसे बताते हैं कोई फायदा नहीं, वो दरवाजा नहीं खोलेगी। हान दोबारा नॉक करता है और उससे कहता है कि अगर तुम उस हेलमेट वाले आदमी के बारे में कुछ भी जानती हो और हमें बता सकती हो तो हमारी मदद हो जाएगी। शिन थोड़ा सा दरवाजा खोलती है और उसे कहती है कि मैंने गलत फहमी में कॉल कर दी थी। मैंने एक हेलमेट पहने हुए आदमी को सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की के घर जाते हुए देखा था। मुझे लगा कि वो लड़की खतरे में होगी, मैंने इसलिए पुलिस को कॉल कर दी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो लड़का उसी लड़की का बॉयफ्रेंड था। हान शिन से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो शिन दोबारा डरकर दरवाजा बंद कर देती है। आज रात को शिन दोबारा जब बाहर देख रही होती है तो उसे पता चलता है कि वही हेलमेट वाला इंसान उसकी अपनी बिल्डिंग में रहता है। शिन को उसके बारे में ये भी पता चलता है कि वो डिलीवरी मैन है और कुछ ही अर्सा पहले उस बिल्डिंग में आया है। मर्डर भी अब क्योंकि हेलमेट पहने हुए डिलीवरी मैन ने ही किया था, इसलिए पुलिस भी सभी डिलीवरी मैन्स को चेक कर रही थी। और अब हान अपने असिस्टेंट को टास्क देता है शिन की बिल्डिंग में रहने वाले उस डिलीवरी मैन की इन्वेस्टिगेशन करने का। बिना परमिट के हान का असिस्टेंट उसके फ्लैट में घुस जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। ये पूरा ही अपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा अजीब था। इसमें कई ऐसी चीजें थी जिसको देखते हुए लग रहा था कि वो डिलीवरी मैन मर्डरर भी हो सकता है। खुद भी वो किलर के घर में था, इसीलिए डर कर वो फौरन हान को कॉल कर देता है। पता चलता है कि वो डिलीवरी मैन यहीं पर छुपा हुआ उसकी सारी बातें सुन रहा था और वो उस पर हमला करके उसे बांध देता है, जिसके बाद उसका हान से भी कांटेक्ट नहीं हो पाता।
कांटेक्ट ना होने पर हान भी डर कर उस घर की तरफ निकल जाता है, जबकि हम देखते हैं कि अब वो आदमी दोबारा हेलमेट पहनकर तैयार होकर अपने नए शिकार के लिए निकल जाता है। शिन को उसके कदमों की आवाज सुन जाती है। वो जब विंडो में जाकर दिखती है तो यही हेलमेट वाला लड़का दोबारा सामने वाली बिल्डिंग में जा रहा होता है। वो समझ गई कि उसकी नेबर की जान खतरे में है। वो उसे बचाने के लिए पुलिस को कॉल करना चाहती थी, पर अब उसके फोन की भी बैटरी डेड हो चुकी थी। वो कभी बाहर ना निकलती, लेकिन आज क्योंकि उसे लगा कि उसे किसी की जान बचानी होगी, तो वो बहुत ज्यादा डरते हुए एक नाइफ उठाकर बाहर निकली। वो उस बिल्डिंग में जाकर उस लड़की के अपार्टमेंट में घुस जाती है, जहाँ पर वो लड़का सच में उसके नेबर को गला दबाकर मारना चाहता था। पता चलता है कि इस लड़के के पास भी ऐसे ग्लासेस हैं जो बिल्कुल शिन की तरह एस लाइंस देख सकती हैं। इसी ग्लासेस की वजह से वो जान गया था कि ये लड़की उसके साथ चीट कर रही है, इसीलिए वो उसे मार रहा था। ठीक वक्त पर शिन यहाँ आ गई, लेकिन डरते हुए वो अपने चाकू से उस लड़के का कुछ भी नहीं कर पाई, बल्कि उल्टा उसी चाकू से उसी लड़के ने शिन के ऊपर ही हमला कर दिया। शिन को जख्मी करने के बाद वो दोबारा उसी लड़की को मारने के लिए पड़ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान शिन की बिल्डिंग में आता है अपने असिस्टेंट को कवर देने के लिए, लेकिन वो शिन के घर का पूरा दरवाजा खुला देखकर कंफ्यूज हो जाता है और शिन के घर के अंदर चला जाता है। अंदर उसे एक बोर्ड दिखाई देता है, जिससे उसे पता चलता है कि शिन भी किसी चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी वो यही सब देख ही रहा था कि उसने सामने विंडो में देखा कि एक लड़का सामने घर में रहने वाली लड़की का मर्डर कर रहा है और शिन उसे बचाने की कोशिश कर रही है। जख्मी हालत में होने के बावजूद शिन ने हिम्मत दिखाई थी और अपना चाकू उठाते हुए उस आदमी के पाँव में स्टैब कर दिया था, ताकि वो आदमी उस लड़की को छोड़ दे। इसी गुस्से में किलर शिन को भी मारने लगता है, लेकिन हान शिन के घर से उसे शूट करके शिन और उस लड़की की जान बचा लेता है। थोड़ी देर बाद पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर आ जाती है और वो उस किलर और उस लड़की को यहाँ से ले जाते हैं। हान शिन को लेकर बाहर आता है और उसे उसका काला चश्मा पकड़ाता है। इसी चश्मे को देखते हुए उसे याद आता है कि किलर ने उसे कहा था कि इसी चश्मे की वजह से उसे रेड लाइंस नजर आ रही हैं। ये बात वो हान को नहीं बताती। हान उससे कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए, जिस पर शिन कहती है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी ही देर में यहाँ पर हान की नीस सियोन भी आ जाती है, जो उससे पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और हान सियोन से पूछता है क्या तुम इसे जानती हो। तो सियोन बताती है हाँ, ये मेरे स्कूल में पढ़ती थी, फिर उसके मॉम डैड का मर्डर हो गया, जिसके बाद से वो स्कूल नहीं आई। खैर उसके बाद हान उससे पूछता है क्या आखिर तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है और तुम्हारे मुंह पे ये चोटों के निशान कैसे हैं, और तुम मुझसे जो इतने सारे पैसे मांग रही हो वो क्यों मांग रही हो। सियोन उससे कहती है आज आपको मेरे बारे में इतनी फिक्र क्यों हो रही है, अगर आपने पैसे नहीं देने तो आप मुझे बता दें। हान यहाँ से चला जाता है और अब हमें दोबारा शिन को दिखाया जाता है, जो अब अपने अपार्टमेंट के ऊपर बैठी हुई थी और उसने अब फैसला कर लिया था कि वो घर के अंदर बंद नहीं रहेगी, और जैसे उसने कल एक इंसान की जान बचाई, ऐसे ही वो लोगों की जान बचाएगी अपनी इस पावर का इस्तेमाल करते हुए। यही सब वो सोच रही थी कि उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आया, जिसमें उसे बताया गया कि जैसी एस लाइंस तुम देख सकती हो वैसे ही मैं भी देख सकता हूँ, और अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो तुम सुबह को अपने स्कूल आ जाओ। अगले दिन अब हमें सियोन को स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे उसके क्लास फेलो दोबारा बुली करने लगे थे। ही वॉन ने खुद एक लव लेटर लिखकर सियोन के कैबिन में रख दिया था, ताकि सभी उसे देखकर मजाक बना सकें। सियोन को इस हरकत से इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अब अपने डर पर काबू पाते हुए हिवॉन के ऊपर ही हमला कर देती है। इन दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है और आखिर टीचर ग्यूजिन आकर उनकी ये मारपीट रुकवाती हैं, जिसके बाद वो लिवॉन के हाथ से वो लेटर लेकर भी फाड़ देती हैं। जिसके बाद वो सियोन को अपने ऑफिस में ले जाती हैं और उसे समझाती हैं कि ऐसी हर बात पर गुस्सा नहीं किया करते। घर जाते हुए सियोन को अपने कैबिन में एक चश्मा दिखता है, जिससे वो उठा लेती है। घर जाकर वो जब इस चश्मे को लगाकर मिरर में देखती है तो उसे अपने सर पर एक लाइन नजर आ रही थी, और ये काफी अजीब था। उसे इस लाइन का मतलब नहीं समझ आ रही थी। वो बाहर गई तो बाहर हान था, जिसके सर पर बहुत ज्यादा लाइंस थी, और इतनी ज्यादा लाइंस को देखकर वो इतना डर गई कि उसने चीख मार दी। हान से डरकर वो घर से बाहर चली गई थी, जहाँ जाकर वो देखती है कि सभी के सरों पर लाइन थी, और कुछ लोग जो एक साथ चल रहे थे उनके लाइंस आपस में कनेक्ट हो रही थी, और यहाँ पर वो समझ गई कि ये लाइंस लोगों के फिजिकल रिलेशन को दिखा रही हैं। ये बात रियलाइज करने के बाद सियोन अजीब तरीके से खुश हो गई। वो अगले दिन बहुत खुश स्कूल गई, और उसे अब सब लोगों के सर पर लाइंस नजर आ रही थी, जिसका मतलब उसे लोगों के सीक्रेट्स नजर आ रहे थे। ही वॉन जो कि उसकी दुश्मन थी, उसके सर पर 2 लाइंस गुजर रही थी, और एक लाइन तो यही कहीं किसी से मिल रही थी। सियोन उस लाइन का पीछा करती है तो उसे पता चलता है कि हिवॉन का रिलेशन उसी के अपने टीचर के साथ था, और ये जानकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई,
क्योंकि अब उसे हिवॉन का राज पता चल गया था और अब उसे हिवॉन के हाथों बुली होने की जरूरत नहीं थी। इसी दिन दिखाया जाता है कि शिन ने भी स्कूल ज्वाइन कर लिया था और ग्योजिन यानी उनकी क्लास टीचर उसे सारे क्लास से इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं। सीन कट होकर हमें हान को दिखाया जाता है जो अभी भी उसी सीरियल किलर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जो पुलिस इनकाउंटर में ही मारा गया था। असल में उसे पता चला था कि वो सीरियल किलर हमेशा एक ग्लासेस लगा कर रखता था और उसे उसके सामान में वो ग्लासेस नहीं मिले थे। उसे ये भी पता चलता है कि वही सीरियल किलर उसकी नीस सियोन के स्कूल में पहले टीचर था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो स्कूल में आ जाता है। ग्यूजिन उसे देखते ही पहचान जाती है और उससे पूछती है कि क्या आप सियोन का पता करने के लिए आए हैं। हान जवाब देता है नहीं, सियोन को मेरा उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं, मैं एक केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ। ग्यूजिन को वो सारी इंफॉर्मेशन देता है लेकिन यूजिन बताती है कि मुझे इस मर्डर केस के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैं इस स्कूल में और इस शहर में ही नई आई हूँ। सीन कट होकर हम सियोन, शिन और उसे बुली करने वाली लड़की हिवॉन को देखते हैं जो अभी भी सियोन को जब बुली करने लगती है तो सियोन इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है अब डरने की बारी तुम्हारी है। इन दोनों के दरमियान में लड़ाई चल ही रही थी कि यहाँ पर शिन आ गई और हिवॉन को पकड़ते हुए वो जल्दी से उसे जंगले के पास ले गई और खुद जंगले से लटक गई। वो उसकी टाई को पकड़े हुए कहती है कि अगर तुमने अब के बाद कुछ भी इस तरह किया या मुझे या सियोन को तंग करने की कोशिश की तो मैं यहीं से तुम्हें लेकर कूद जाऊंगी। इससे हिवॉन बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद सियोन उससे पूछती है तुमने मेरी मदद क्यों की, क्या मैंने तुम्हें अपनी मदद करने के लिए कहा था। शिन बेचारी कंफ्यूज सी हो जाती है तो सियोन अब उसे अपने साथ ले जाती है। अब दिखाया जाता है कि हान एक बार के अंदर किया था जिस बार के अंदर वो सीरियल किलर भी जाया करता था। वो बार टेंडर से जब इन्वेस्टिगेशन करता है बार टेंडर बताता है कि वो आदमी यहाँ आया करता, वो हमेशा एनक लगा कर रखता था पर इस पिक्चर में उसने एनक नहीं लगाई हुई। उसकी हरकतें भी काफी अजीब थी। वो हमेशा ड्रिंक करने के बाद लोगों के सर के ऊपर कुछ कुछ गिनता रहता था और खुद ही खुद में हंसता रहता था जिसकी वजह से उसे अक्सर लोगों से मार पड़ा करती थी। सीन कट होकर अब हमें सियोन और शिन को दिखाया जाता है जो एक साथ घर जा रहे थे। सियोन शिन से कहती है कि मेरा दिल करता है मैं यहाँ से भाग जाऊँ। हाँ अंकल मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। उसकी ये बात सुनकर शिन उदास होकर उससे कहती है देखो शुक्र करो कि तुम्हारे पास कोई तो है जिसे तुम अपना कह सकती हो, मेरे पास तो कोई भी नहीं। सियोन उससे पूछती है क्या तुम्हारी मॉम आज भी जिंदा होंगी और अगर हैं तो उन्हें तुम्हें ढूंढना चाहिए था। बेचारी शिन उदास हो जाती है और अपने घर चली जाती है। जबकि दिखाया जाता है कि सियोन जब रात को मार्केट में निकली हुई थी तब वो हिवॉन को एक होटल की तरफ जाते हुए दिखती है। वो उसका पीछा करती है और देख लेती है कि इसी होटल में उससे मिलने के लिए उनके टीचर ही आए हुए थे। वो इन दोनों की एक साथ पिक्चर ले लेती है और ये पिक्चर हिवॉन को सेंड करती है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हिवॉन इस पिक्चर पर कोई रिएक्ट नहीं करती और कहती है अगर ये पिक्चर तुम किसी को दिखा भी दो तो कोई भी मुझे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि मैं अंडर एज हूँ, सजा हमारे टीचर को ही मिलेगी। ये सुनकर अब सियोन यही पिक्चर उस टीचर को सेंड कर देती है और ब्लैकमेलिंग के तौर पर उससे 20 मिलियन युआन की डिमांड करती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उदास शिन अभी भी अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी जहाँ पर वो एक कपल को देखती है जिनके सर पर एक ही लाइन थी और एक दोनों से मिल रही थी। वो बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे एक साथ, जबकि यहाँ पर बहुत से और भी लोग थे जिनके सर पर बहुत सारी लाइंस थी। सुबह में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर घबराए हुए टीचर जाकर हिवॉन से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि उसे कोई लड़की ब्लैकमेल कर रही है। हिवॉन कहती है कोई नहीं, हमारी क्लास की सियोन ही आपको ब्लैकमेल कर रही है। टीचर ने पूछा उसे ये सब कैसे पता, क्या तुमने बताया है। हिवॉन कहती है मैंने नहीं बताया और अब तुम जानो या तुम्हारी ये प्रॉब्लम, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सियोन जानबूझ के हिवॉन के फ्रेंड के साथ ज्यादा क्लोज होती है ताकि हिवॉन को गुस्सा आए और वो अपने मिशन में कामयाब भी हो जाती है। हिवॉन अपने फ्रेंड को बहुत ज्यादा डांटती है। शिन सियोन का ये सारा रवैया देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। वो वॉशरूम में आकर उससे पूछती भी है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। वो उसके पास अब वही चश्मा दिखती है जो उस दिन सीरियल किलर के पास भी था। वो सियोन से कहती है कि मैं जान गई हूँ कि तुम इस ग्लासेस से एस लाइंस देख पाती हो। सियोन ने ऐसे एक्ट किया कि जैसे वो उसकी बात समझ ही ना पा रही हो। तब शिन ने उसे कहा कि मैं भी वही एस लाइंस देख सकती हूँ जो तुम इस चश्मे के जरिए देख रही हो। सियोन ने कहा अगर ऐसी ही बात है तो बताओ मेरे सर पे कितनी लाइंस हैं। उसने कहा तुम्हारे सर पे एक लाइन है, तुम्हारे अंकल हान के सर पर बहुत सारी लाइंस हैं और हमारी टीचर ग्यूजिन के सर पर एक भी लाइन नहीं। शिन नहीं चाहती थी कि सियोन अब इस चश्मे का इस्तेमाल करे लेकिन सियोन उससे ये चश्मा खींच लेती है। शाम में भी जब सियोन और शिन एक साथ घर जा रहे होते हैं तो शिन सियोन को अपने डैड के मरने की वजह बताती है। वो सिर्फ सियोन को ये समझाना चाह रही थी कि ये लाइंस बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और इन्हें नहीं देखना चाहिए। सियोन इस मर्तबा भी उसकी बातें नहीं मानती और दिखाया जाता है कि रात में सियोन हिवॉन के फ्रेंड के साथ चली जाती है उसके घर में
इसी टाइम पर उसे उस टीचर का मैसेज आता है कि उसने 20 मिलियन वॉन का इंतजाम कर लिया है, जिसे लेने के लिए वो स्कूल आ जाए। वहां जाने से पहले सियोन हिवॉन के दोस्त को लेकर एक पिक्चर कैबिन में जाती है और जब वहां पर पिक्चर बनवा रही होती है तो हम देखते हैं कि वहां पर हिवॉन आकर उसके बैग से उसका चश्मा चुरा लेती है, क्योंकि उसने इस चश्मे से रिलेटेड सारी बातें सियोन और शिन की सुन ली थी। सियोन जब पिक्चर खिंचवा कर बाहर निकलती है तो उसे अपने हैंडबैग में वो ग्लासेस नहीं मिलते। वो यहाँ के स्टाफ से हर जगह से उस ग्लासेस के बारे में पूछती है, लेकिन जब उसे नहीं मिलते तो वो शिन को कॉल करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शिन ही नहीं चाहती थी कि वो उन ग्लासेस को इस्तेमाल करे, जरूर शिन ने ही वो ले लिए होंगे। लेकिन शिन कहती है, किस बारे में बात कर रही हो, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो अपने घर पर हूँ। वो उससे भी पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। सियोन कहती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ, और ये कहते ही वो कॉल काट देती है। शिन का दिल घबराने लगा था, उसे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए फौरन वो सियोन का पीछा करने के लिए गई। वो स्कूल की छत पर जाती है तो वहाँ उनके टीचर थे। सियोन उससे पूछती है कहाँ है मेरे पैसे, तो वो टीचर रोने लगता है और कहता है कि मेरे लिए इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना मुश्किल है, मैं तुम्हें रकम दे दूंगा, पर प्लीज पहले वो पिक्चर डिलीट कर दो। मेरी छोटी सी फैमिली है, छोटा सा बेटा है, अगर ये बात बाहर चली गई तो मुझे स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा और फिर मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। अभी वो ये सब बता ही रहा था कि उसकी वाइफ ने ही उसे वही पिक्चर सेंड कर दी, जिसे देखकर वो टीचर टूट गया और सियोन पर बरसने लगा कि तुमने उसे पिक्चर सेंड क्यों की। सियोन नहीं जानती थी वो किस बारे में बात कर रहा है। खैर दिखाया जाता है कि वो सियोन को उठाकर गुस्से में बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। यहाँ शिन जो सियोन का पीछे आ रही थी, वो किसी को बिल्डिंग से नीचे गिरता हुआ देखती है और फौरन समझ जाती है कि ये सियोन ही है। वक्त रहते ही वो उसकी मदद करती है और उसे हॉस्पिटल ले आती है। सियोन की हालत इतने बड़े एक्सीडेंट से बहुत ज्यादा खराब तो हो गई थी, लेकिन अभी भी वो जिंदा थी। कुछ ही देर में यहाँ पर डिटेक्टिव हान भी आ जाते हैं और शिन से सवाल करते हैं कि क्या हुआ है सियोन को, और तुम इतनी रात को स्कूल क्या करने गई थी। शिन बताती है, मुझे नहीं पता, मुझे बस सियोन की कॉल आई थी और उसने बताया था कि वो स्कूल जा रही है। मुझे उस टाइम लगा ही था कि वो कोई प्रॉब्लम में है, मैं तो बस उसकी मदद करने के लिए निकली थी। हान पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है सियोन ने सुसाइड अटेम्प्ट की है, जिस पर शिन कहती है नहीं, वो इतनी कमजोर नहीं कि सुसाइड अटेम्प्ट कर ले। पता चलता है कि अब सियोन कोमा में जा चुकी थी। अगले दिन शिन अकेली स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि वो स्कूल टीचर और हिवॉन दोनों ही स्कूल नहीं आ रहे। अब शिन से शिन की क्लास फेलो बात करती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि सियोन कभी सुसाइड करेगी। वो ये भी कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि ये एक मर्डर है, क्योंकि जब से सियोन का एक्सीडेंट हुआ है तब से हिवॉन भी स्कूल नहीं आई जो उसे बुली करती है, और वो स्कूल टीचर भी स्कूल नहीं आए जिसके साथ हिवॉन को देखा गया था। शिन भी समझ गई कि जरूर इसके पीछे उन दोनों का हाथ हो सकता है। यहाँ स्टाफ रूम में हमें दिखाया जाता है कि एक नए टीचर को वही ग्लासेस मिल जाते हैं जो पहले सियोन के पास थे। वो इन ग्लासेस को देखकर कंफ्यूज होते हैं। ग्यूजिन से जब वो इन ग्लासेस के बारे में पूछते हैं तो ग्यूजिन बताती है कि ये ग्लासेस हमारे स्टाफ के नहीं हैं, आप चाहे तो इन्हें रख लें। वो टीचर जैसे ही वो ग्लासेस पहनता है तो उसे भी सबके सरों पर रेड लाइंस दिखाई देने लग जाती हैं और वो जल्द ही इन रेड लाइंस का मतलब भी समझ लेता है। यहाँ इतने में ही हान भी आ जाता है सियोन के केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ग्यूजिन हान को बताती है कि जिस दिन से सियोन का एक्सीडेंट हुआ है उसी दिन से उसे बुली करने वाली लड़की हिवॉन भी स्कूल नहीं आई है और एक टीचर भी उसी दिन से स्कूल नहीं आया है। हो सकता है कि इसके पीछे वो दोनों हों। अब हान उसे सियोन के साथ किसी की पिक्चर दिखाता है और उससे पूछता है कि ये कौन है। ग्यूजिन कहती है ये भी हमारा स्टूडेंट है और वो उसे उसके पास ले जाती है। हान इस लड़के से इन्वेस्टिगेशन करता है तो लड़का बताता है कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम लोगों ने उस दिन जब पिक्चर खिंचवाई तो उसी दिन सियोन का हैंडबैग में से कुछ सामान चोरी हो गया था, जिसे ढूंढने के लिए वो काफी ज्यादा परेशान हो गई और वहां से चली गई। हान पुलिस स्टेशन वापस आ जाता है और जहां से उन बच्चों ने अपनी पिक्चर बनवाई थी वहां की सीसीटीवी फुटेज देखने लग जाता है और ये देखता है कि उस दिन वहां पर हिवॉन आई थी सियोन के बैग से वो चश्मा चुराने के लिए। अब मॉल के एक फुटेज में हान ये भी देखता है कि हिवॉन ने वही चश्मा अपनी आंखों पर लगाया हुआ था, लेकिन अभी तक हान इस चश्मे के पीछे के राज को नहीं समझ पाया था। दिखाया जाता है कि वो टीचर जिसे आज वो चश्मा मिला है वो यही चश्मा लगाकर अपनी बहन के घर पर चला जाता है और यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि उसकी बहन के हस्बैंड उसकी बहन को चीट कर रहे हैं। खैर यहाँ पर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि हिवॉन और उस टीचर की वो पिक्चर जो सियोन ने ली थी वो पूरे स्कूल में वायरल हो चुकी थी और वायरल करने वाला खुद वो टीचर ही था जिसने उस पिक्चर को वायरल करने के बाद सुसाइड कर ली और सुसाइड नोट में लिखा था कि उसे हिवॉन के करीब नहीं जाना चाहिए था। ऐसा करके उसने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली है और अब उसे जीने का कोई हक नहीं। यहाँ हान को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सीनियर्स उसे कहते हैं कि तुम सियोन के केस को एक सुसाइड मान लो और इस केस को बंद करके दूसरी केसेस पर भी काम करो। लेकिन हान का दिल नहीं मान रहा था कि सियोन सुसाइड भी कर सकती है, इसीलिए वो इस केस को नहीं छोड़ता
और दोबारा सियोन और शिन के स्कूल आता है। वो शिन को पिक करता है और उससे पूछता है कि तुम सियोन से मिलने के लिए हॉस्पिटल क्यों नहीं जाती, वो तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, तुम्हें क्या लगता है उसने सुसाइड की होगी। ये सारी बातें सुनकर शिन घबरा सी जाती है और कहती है कि नहीं, उसने सुसाइड तो नहीं की होगी। पर हान पूछता है पर क्या। वो उसे कहता है शिन देखो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि उस दिन तुम सियोन को बचाने ही गई थी, मुझे तुम पर बिल्कुल शक नहीं, तुम जो कुछ कहना चाहती हो खुलकर कहो। तो शिन कहती है कि क्या आपको उस चश्मे के बारे में नहीं पता। हान कंफ्यूज होकर पूछता है कौन सा चश्मा और ऐसा क्या है उस चश्मे में जो उसके पीछे पड़ गए हो। शिन बताती है कि मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले आप वो चश्मा ढूंढ कर लेकर आए। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि वो टीचर जिसने नए नए अपने ब्रदर इन लॉ को अपनी बहन पर चीट करते हुए पकड़ा था, वो अपने ब्रदर इन लॉ को होटल में जाकर रंगे हाथों पकड़ता है और तब उसे धमकी देता है कि अगले दिन मेरी बहन को जाकर सब सच बता देना, वरना अच्छा नहीं होगा। असल में तो वो आदमी भी अच्छा नहीं था, वो जिसके साथ चीट कर रहा था उसी के साथ मिलकर अपनी वाइफ को डाइवोर्स भी दे देता है और अपने बेटे को भी छोड़ देता है। और ये देखकर उस टीचर को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि वो तो अपनी बहन का घर ठीक करने के लिए गया था, लेकिन ऐसे खुद ही उसकी लाइफ बर्बाद कर दी उसने। खैर, अब हान घर की तलाशी लेता है तो उससे सियोन की एक डायरी मिलती है जिसमें उसने एस लाइंस और उस चश्मे को बनाया हुआ था। वो इन लाइंस और ड्राइंग्स के बारे में जब शिन से आकर सवाल करता है तो शिन उसे समझा देती है कि जो लाइंस इन ड्राइंग्स में बनी हुई हैं इन्हें एस लाइंस कहते हैं। वो उन्हें इन लाइंस के पीछे की मिस्ट्री और उस चश्मे के बारे में भी बताती है जिसके जरिए इन लाइंस को देखा जा सकता है। पहले तो हान उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता, फिर शिन बताती है कि मैं बचपन से ही ये लाइंस देख सकती हूँ और मुझे पता है कि उस चश्मे में यही लाइंस दिखती हैं। हान भी थोड़ा सोचता है और उसे याद आता है कि पिछला भी मर्डर केस और इस केस में भी चश्मा कॉमन था जो उसे नहीं मिला था। हान को अब कुछ कुछ उसकी बातें समझ आने लगी थी। सीन कट होकर अब हमें एक नई कैरेक्टर किम को दिखाया जाता है। सियोन के ही स्कूल में वो एक एडमिन स्टाफ है और वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है और हमेशा से वो एक होटल में रूम बुक करके अपनी प्रैक्टिस करती है। हम देखते हैं कि आज किम के पास भी वही क्लासेस थी जिस क्लासेस को सब ढूंढ रहे थे। किम इस टाइम जिस होटल में आई थी, हमें पता चलता है कि उसी में शिन आजकल जॉब करने लगी है। जबकि दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में हान को दिखाया जाता है जो अभी भी सियोन के केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन अपने सीनियर से छुप कर। दोबारा हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिन के भी दोस्त आ गए थे और जब होटल बुक करवाने के लिए यहाँ पर किम आती है तो उसके दोस्त किम को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि कहीं देखी देखी लग रही है, अरे ये तो हमारे स्कूल में काम करती है। शिन उसके ग्लासेस को नोट नहीं कर पाती, लेकिन ये जरूर नोट करती है कि अभी तक उसके सर पर सिर्फ एक लाइन है। दूसरी तरफ हमें हान को दिखाया जाता है जो शिन के डैड का मर्डर केस रीड कर रहे थे और इन्हें पता चलता है कि शिन की मॉम ने लाइंस देखने के बाद ही अपने हस्बैंड का मर्डर किया था। इन्हीं केस फाइल्स में उन्हें शिन की बनाई वो ड्राइंग भी दिखती है जिसमें रेड लाइंस थी और ऐसे वो समझ जाते हैं कि शिन सच बोल रही थी। अब शाम में हम हान और शिन दोनों को ही सियोन के हॉस्पिटल में देखते हैं। हान शिन से सवाल करता है कि क्या सियोन के सर पे कोई लाइन थी। शिन बताती है कि उसके सर पे एक लाइन थी। हान पूछता है कि तुमने देखा कि वो लाइन किसके साथ जुड़ रही थी। शिन बताती है कि हमारे सर्कल में तो किसी के साथ भी नहीं जुड़ रही। हान इस तरह के सवाल इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि सियोन का कोई करीबी दोस्त भी उसके ऊपर जानलेवा हमला कर सकता है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन शिन अपने फ्रेंड के साथ जब होती है तो वो उसे इन लाइंस के बारे में सब कुछ बता देती है कि मुझे कुछ लाइंस दिखते हैं। वो लड़का उससे पूछता है क्या ये लाइंस मेरे सर पे भी हैं? तो शिन कहती है नहीं, तुम्हारे, मेरे और हमारी दोस्त के सर पर ये लाइंस नहीं हैं। शिन हैरान थी कि ये पहला लड़का था जो उसकी बात इतनी आराम से मान रहा था। वो उससे पूछती भी है क्या तुम्हें मेरी बातों पर एतबार है? लड़का कहता है हाँ एतबार है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम किसी वजह से झूठ बोलोगी। अब हमें हान को दिखाया जाता है जिससे उसका कलीग पूछता है आजकल तो आप कहीं पर भी नहीं जा रहे, क्या आपका लड़कियों में इंटरेस्ट खत्म हो गया है? उसकी बात पर हान शर्मा जाता है और उसके ख्याल में ग्यूजिन आती है। वो उसे बताता है कि ग्यूजिन उसे अच्छी लग रही है, लेकिन वो ग्यूजिन के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। सीन कट होकर हमें दोबारा किम को दिखाया जाता है जो शिन के होटल में हमेशा से प्रैक्टिस करने के लिए आती थी। यहाँ पर एक सीक्रेट भी उसका पता चलता है कि वो प्रैक्टिस करने के बहाने अपने साथ वाले रूम में कपल्स को देखा भी करती थी और आज वो देखती है कि इसी रूम में और कोई नहीं बल्कि उसका फेवरेट म्यूजिक टीचर आया हुआ था जिससे वो शादी करने के सपने सजाया करती थी। अपने पास मौजूद एस ग्लासेस की मदद से वो ये भी देख लेती है कि म्यूजिक टीचर के सर पर एक ही एस लाइन है जो उसी लड़की के साथ जोड़ रही है, जिसका मतलब वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा लॉयल थे। और ये देखकर किम बहुत ज्यादा टूट जाती है। इसके बाद किम रोज ही इस होटल में आना शुरू कर देती है क्योंकि उसे म्यूजिक टीचर के साथ रहना था। और जैसे ही काफी दिनों के इंतजार के बाद म्यूजिक टीचर इस होटल में आता है तो वो उसकी पार्टनर के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है
और जबरदस्ती म्यूजिक टीचर के रूम में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। म्यूजिक टीचर जब उसके चुंगल से भागने की कोशिश करता है तो वो उसके सर के ऊपर हमला कर देती है और उसके पास लेट जाती है। वो उससे बातें करती रहती है तब तक जब तक वो ये नहीं देखती कि म्यूजिक टीचर के सर से निकलने वाला खून पूरे बेड पर फैल गया था और अब म्यूजिक टीचर कोई भी बात नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि सांस भी नहीं दे रहा था, जिसका मतलब वो मर चुका था। ये देखकर वो टूट जाती है और आखिर वॉशरूम में जाकर बाथटब में अपनी भी जान दे देती है। यहाँ शिन जो इस होटल का राउंड ले रही थी उसे वो लड़की मिल जाती है जिसे किम ने बांध दिया था। उसको रेस्क्यू करते हुए वो पूछती है कि आपने कौन सा रूम बुक करवाया था। वो जब उस रूम में जाती है तो वहाँ पर म्यूजिक टीचर और किम की लाश देखती है और फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी हान आया था। यहाँ पर वो सारी चीजें ढूंढ लेता है लेकिन कहीं पे भी उसे वो ग्लासेस नहीं मिलती जिसका ताल्लुक पिछले सारे केसेस से था। हान शिन से पूछता है कि किम के पास कितनी लाइंस थी। वो बताती है कि किम के पास एक ही लाइन थी जो म्यूजिक टीचर से नहीं जुड़ रही थी, लेकिन वो एक शॉकिंग बात ये बताती है कि किम के ग्लासेस बिल्कुल वैसे ही थे जैसे ग्लासेस की हमें तलाश है। कुछ देर बाद हान कुछ सोचते हुए वॉशरूम में जाता है और बाथटब खाली कर देता है और उसे बाथटब के अंदर आखिर वो ग्लासेस मिल जाते हैं। वो इन ग्लासेस की सच्चाई जानने के लिए इन्हें खुद पहन लेता है और अपने सर पे बहुत सारी लाइंस देखकर खुद ही डर जाता है। इसके बाद वो यही चश्मा लेकर सियोन के पास चला जाता है। वो सियोन के सर पर एक लाइन देखता है और सोचता है कि उसने सियोन के साथ कितना गलत किया। हमेशा से ही सियोन उसके साथ अटैच होना चाहती थी लेकिन उसने सियोन पर कभी ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद हान ऑफिस चला जाता है जहां वो अपने क्लिक के सर पे 2 लाइंस देखता है और वो उससे सवाल करता है कि क्या शादी से पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी। जब वो हाँ में जवाब देता है तो अब हान को 200% से भी ज्यादा यकीन हो गया था कि ये ग्लासेस बिल्कुल सच बोलती हैं। इतनी ही देर में यहाँ पर सियोन के स्कूल से एक लड़की आ जाती है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। वो बताती है कि उसके साथ उसके पार्टनर ने बहुत ज्यादा ज्यादती की थी। ये ख्याल आते ही हान के जहन में कोई और खिचड़ी पकने लग जाती है और वो अपने क्लीग को लेकर सियोन के पास जाता है लेकिन देखता है कि सियोन के सर की लाइन उससे भी नहीं मिल रही थी, जिसका मतलब कि सियोन के साथ जिसने भी फिजिकल रिलेशन बनाया था वो ये नहीं है। इधर हम शिन को देखते हैं जो मैसेज पर जब अपने दोस्तों के साथ अपनी बर्थडे प्लान कर रही थी तभी उसे किसी का मैसेज आता है। वो बताता है कि उसी की भी बर्थडे उसी दिन है जिस दिन बर्थडे शिन की आती है। वो शिन को एडवांस में बर्थडे भी विश कर रहा था, यानी वो शिन के बारे में बहुत कुछ जानता था और वो शिन को ये भी बताता है कि जैसी लाइंस तुम देख सकती हो वैसी लाइंस मैं भी देख सकता हूँ। शिन हैरान हो गई कि आखिर वो कौन था जो शिन के बारे में इतना कुछ जानता था और शिन के सामने भी नहीं आ रहा था। यहाँ पुलिस स्टेशन में हमें शिन और सियोन की उस क्लास वाले को दिखाया जाता है जिसके साथ ज्यादती हुई थी। डिटेक्टिव उससे सवाल जवाब करती है तो वो डिटेक्टिव को बताती है कि मेरे साथ ज्यादती करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा अपना ही दोस्त है। मैं उसके साथ म्यूजिक बनाने जाती थी और उस दिन भी उसके अपार्टमेंट में मैं अपनी मर्जी से गई थी क्योंकि मैं नहीं जानती थी वो इतना घटिया इंसान है। उसने मुझे ड्रिंक में डालकर कुछ पिलाया और उसके बाद वो मेरे करीब आ गया और मुझे ये बात बाद में पता चली। यहाँ पर डिटेक्टिव लड़की से सवाल करती है कि इससे पहले भी तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त या ऐसा रिलेशन था, जिस पर वो लड़की कहती है नहीं। हाँ, जो बाहर से ये सब देख रहा था उस लड़की के सर पर 4 लाइंस देखकर हैरान हो जाता है और वो ये भी पहचान लेता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। इसके बाद अब हान इसी केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दोबारा सियोन के स्कूल चला जाता है जहाँ सबसे पहले उसकी मुलाकात ग्यूजिन से ही होती है। अपनी आंखों में पहने हुए ग्लासेस की मदद से वो देखता है कि ग्यूजिन के सर पर एक भी लाइन नहीं थी, यानी वो सबसे ज्यादा प्योर लड़की थी। वो ग्यूजिन से अब परमिशन लेकर उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है जिसके खिलाफ कंप्लेन आई हुई थी। हान देखता है कि उसके सर पर सिर्फ एक ही लाइन थी, लेकिन वो यहाँ पर साफ मुकर रहा था कि उसने अपने म्यूजिक पार्टनर के साथ कुछ गलत नहीं किया। हान सारी इन्वेस्टिगेशन करके स्कूल से बाहर निकलता है तो शिन की नजर उस पर पड़ जाती है और शिन उसे गुस्से से देखती है। हान समझ गया था कि शिन उसे गुस्से से इसलिए देख रही है क्योंकि उसने ग्लासेस के मिलने के बारे में शिन को नहीं बताया। अब शिन हान के पास जाकर उससे ये ग्लासेस मांगती है। हान कहता है ये ग्लासेस एविडेंस है, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। तो शिन कहती है क्या एविडेंस को ऐसे पहनकर फिरना ठीक है। हान कहता है हाँ, मैं इन ग्लासेस की मदद से बहुत काम कर रहा हूँ। इन दोनों की इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर ग्यूजिन आ जाती है और इनसे पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है। तो हान उन्हें बताता है कि शिन उनकी नेबर है। ये सुनते ही शिन तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन ग्यूजिन हान से लंच के बारे में पूछती है। हान के लिए ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। वो गड़बड़ा सा गया और उसने कहा मैं बाद में बताऊंगा। ये कहकर वो चला गया और ग्यूजिन पीछे से उसे देखकर मुस्कुराती रह गई। उसकी नजरों से हमें हान को दिखाया गया तो उसके सर पे बहुत सारी रेड लाइंस दिखाई गई, जिसका मतलब हमें पता चला कि ग्यूजिन भी इस दुनिया में एस लाइंस को देख सकती है, यानी एस लाइंस को देखने वाली शिन इस दुनिया में अकेली नहीं है। पुलिस स्टेशन में हमें हान को दिखाया जाता है
जो अभी भी उसी लड़की के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो जिसके ऊपर इल्जाम लगा रही थी, उस लड़के के साथ उसकी एस लाइन मिल ही नहीं रही थी। तो हान समझ गया कि ये केस झूठा है और वो लड़की पर ही झूठ का इल्जाम लगाकर इस केस को बंद कर देता है। रात में शिन और हान आपस में बातें करते हैं तो हान दोबारा शिन को उसी की क्लास फेलो के बारे में बताता है। वो कहता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो लड़की अपने ही दोस्त को क्यों फंसाना चाहती है। हालांकि उसके सर पर 4 लाइंस हैं। यहाँ शिन उसे कहती है वो लड़की झूठ नहीं बोल रही, उसके साथ सच में किसी ने ज्यादती की है, क्योंकि आज से 1 हफ्ता पहले उसके सर पर एक भी लाइंस नहीं थी और फिर अचानक 4 आ गई। अगर उसका किसी के साथ अफेयर होता तो एक एक करके उसकी लाइंस पड़ती। हान भी सोच में पड़ जाता है और इस केस को रीओपन करवाता है। यहाँ पर हम होटल में शिन को देखते हैं, जहाँ पर उससे मिलने के लिए उसका दोस्त आ जाता है और अंधेरे को देखकर वो ऐसे घबरा जाता है जैसे वो बच्चा हो। शिन को इस टाइम वो बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। शिन को उससे बहुत ज्यादा प्यार भी होने लगा था, क्योंकि ये लड़का वो पहला इंसान था जिसके साथ वो इतना क्लोज हो गई थी। उसकी जिंदगी में उसके मॉम डैड कोई भी नहीं था सिवाय इस लड़के के। फिर यहाँ पर हमें हान को दिखाया जाता है, जो केस को रीओपन करवाने के बाद दोबारा उसी लड़के को बुलाता है जिस पर उस लड़की ने इल्जाम लगाया था। वो लड़का अभी भी ये कह रहा था कि मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया। तो अब हान उससे पूछता है कि उस दिन ठीक हुआ क्या था, ये बताओ। वो लड़का बताता है कि उस दिन हम दोनों पार्टी कर रहे थे और लड़की ने बहुत ज्यादा विस्की पी थी। पूरी बोतल भी पीने के बाद वो और मांग रही थी, जिसे लेने के लिए मैं अपने हॉस्टल की करीब वाली एक शॉप पर गया था। हान उस शॉप की सीसीटीवी फुटेज मंगवा लेता है और देखता है कि उसी दिन उसी शॉप में से 4 और लड़के भी निकल रहे थे, जिनमें से एक लड़की के सर पर तो पहले बिल्कुल लाइन नहीं थी, लेकिन कुछ देर बाद जब वो उसी शॉप के आगे से गुजरे तो उसके सर पर एक लाइन थी। वो बाकी तीनों लड़कों की भी लाइन गिनता है और उस हॉस्टल से वापस आने के बाद वो देखता है कि उन सबकी लाइन बढ़ रही थी, जिसका मतलब था कि इन चारों ने ही उस लड़की के साथ कुछ किया था। इन चारों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो स्कूल आ जाता है और स्कूल में शिन भी देखती है कि वो चारों लड़के उसी स्कूल में पढ़ते हैं और उन चारों की लाइंस उस लड़की से जाकर मैच हो रही हैं। वो हान को कॉल करके ये सब बताने ही वाली थी कि हान उसके सामने आ गया। ये लोग उन चारों की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन उन चारों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे थे। तब हान देखता है कि इनमें से वो लड़का जिसके पास एक लाइन थी वो जरा घबरा रहा था। उसी की घबराहट का फायदा उठाते हुए हान ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया और आखिर उसके मुंह से सारा सच निकलवा लिया। वो बताता है कि सारी प्लानिंग उनके एक दोस्त की थी। उसी ने ही उनकी ड्रिंक बॉटल के अंदर कुछ ड्रग्स मिलाए थे, जिसके बाद वो लड़की बेहोश हो गई और फिर इन चारों ने उसका फायदा उठाया। प्लान बनाने वाला असल में वही लड़का था जिस पर वो लड़की बहुत ज्यादा एतबार करती थी और उस लड़के ने इन लड़कों से पैसे लिए हुए थे। अब हान के पास क्योंकि उस लड़की के खिलाफ सबूत आ गए थे, तो इस तरह उस लड़के को भी सजा हो जाती है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हान अपने डैड से मिलने के लिए अब हॉस्पिटल में गया था, जो भी काफी अरसे से हॉस्पिटल में थे। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ उसे बताता है कि कुछ देर पहले ही उन्हें लेकर कोई चला गया है। हान परेशान हो जाता है और हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड को यहाँ से ले जाने वाली ग्यूजिन थी। वो घबरा जाता है कि ग्यूजिन उसके साथ क्या करना चाहती है। उसे फौरन सियोन का ख्याल आता है कि ग्यूजिन सियोन को भी नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो फौरन सियोन के पास आता है। लेकिन सियोन इस टाइम अपने बेड पर ही लेटी हुई थी। हान नोटिस करता है कि सियोन के सर पर बनी हुई लाइन भी मूव करने लगी थी, जिसका मतलब था कि जिस किसी ने भी सियोन के साथ ज्यादती की थी वो यहीं पे आ रहा है। हान जल्दी से अपनी पॉकेट से पिस्टल भी निकाल लेता है। पिस्टल उसने गेट के ऊपर तानी हुई थी और तभी गेट खुलकर यहाँ पर उसके फादर आते हैं, जिन्हें देखकर वो परेशान और दुख से टूट जाता है। वो समझ गया था कि सियोन के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई थी। उसके डैड एक इंसान नहीं बल्कि राक्षस थे और शायद यही बात हमेशा से सियोन उसे बताना चाहती थी, लेकिन कभी उसने सुनी ही नहीं। सच्चाई जानकर उसे अपने डैड पर इतना गुस्सा आता है कि वो खुद अपने डैड को पीटने लग जाता है, लेकिन मरने से पहले छोड़ देता है। अब सीन कट होकर हम शिन को देखते हैं, जो खून से लथपथ हान को कॉल करती है और परेशान होकर हान उसकी तरफ निकल जाता है। इधर सीन कट होकर हमें दूसरी तरफ एक कॉफी शॉप में एक नई कैरेक्टर को दिखाया जाता है। इस लड़की की एक गलत वीडियो वायरल हो गई थी, जिसकी वजह से सभी उसे बहुत बुरा भला कह रहे थे। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और आखिर अपनी जान लेने का सोचती है। इससे पहले कि वो सड़क पर जाकर मर जाती, ग्यूजिन उसे मरने से बचा लेती है और उससे बात करती है। उसे समझाती है कि मरना इन प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं है और साथ ही उसे वो चश्मा देकर जाती है जिससे वो एस लाइंस देख सकती है। और यहाँ कहानी में ट्विस्ट ये पता चलता है कि ये चश्मा इस दुनिया में एक नहीं था बल्कि काफी सारे थे और इन चश्मों को इस शहर में लेके आने वाली और कोई नहीं बल्कि ग्यूजिन ही थी। सीन कट होता है और हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जा रहा था कि आखिर क्यों शिन के हाथ खून से भरे हुए थे। शिन आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, उसका 18th बर्थडे था, इसीलिए वो अपने दोस्त को होटल में बुला लेती है। ये दोनों एक साथ टाइम गुजार कर
बहुत ज्यादा खुश होती हैं। होटल से निकलने के बाद वो लड़का शिन के लिए केक लाने के लिए जाता है और शिन यहाँ मिरर में देखती है कि अब उसके सर पर भी एक लाइन आ गई थी। देखते देखते उसके सर की लाइन मिट जाती है और उसे जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो लड़का जो उसे सबसे ज्यादा प्यारा हो गया था, वही लड़का यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट में मारा जाता है और उसकी दुनिया दोबारा से टूट जाती है। वो अब यहाँ से चली जाती है और एक जगह पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। वो इस टाइम डेरी सहम में बैठी हुई थी कि उसे एक अननोन नंबर से एक वीडियो रिसीव हुई जिसमें उसकी क्लास फेलो को स्कूल में बांध कर रखा गया था, जिसको देखते हुए ही उसने डर कर हान को कॉल मिलाई थी। हान उसे लेने के लिए आ जाता है और सबसे पहले उसे सियोन की लाइन के बारे में सवाल करता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि सियोन की लाइन किसके साथ मिलती है? शिन कहती है नहीं। अब शिन उसे वो वीडियो दिखाती है जो उसे अननोन नंबर से आई थी। ये देखते हुए ही हान जल्दी से स्कूल की तरफ गाड़ी बढ़ा देता है और यहाँ जाकर इन्हें वो लड़की भी मिल जाती है। शिन ने हान को ये भी बताया था कि जो कोई भी है उसके मैसेजेस उसे काफी पहले से ही आ रहे थे और उसने क्लेम किया था कि एस लाइंस वो भी देख सकता है। शिन बताते हैं कि हम जरूर अगर स्कूल जाएंगे तो हमें उसका भी पता चल जाएगा जो एस लाइंस वाले वो चश्मे पूरे शहर में बांट रहा है। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है कि जल्द ही शिन को उसकी दोस्त मिल जाती है जिसे वो आजाद करवा देती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर आया, लेकिन इस लड़की को कुछ याद नहीं था। वो लड़की अब शिन से पूछती है तुम्हारे हाथ क्यों खून से भरे हुए हैं? शिन कहती है ये सब मैं बाद में बताऊंगी। वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और अब हान को ढूंढने लग जाते हैं। हालांकि हान भी इसी स्कूल में था, लेकिन ना तो इन्हें हान की आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही इन्हें हान दिख रहा था। शिन और ये लड़की भी यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार घूम फिर कर ये उसी सीढ़ियों पर आ जाते हैं जहाँ से ये लोग नीचे जा रहे थे। शिन समझ जाती है कि वो लोग किसी लूप में फंस गए हैं। अब क्योंकि नीचे तो ये जा नहीं सकते थे, तो शिन छत पर जाने का फैसला करती है और दिखाया जाता है कि हान भी छत पर ही चला गया था। दिखाया जाता है कि इन दोनों के छत पर जाने के बाद भी इन्हें हान दिखाई नहीं देता, क्योंकि हान सीढ़ियों के जरिए छत पर नहीं पहुंचा था, बल्कि एक दूसरी ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया था। और इस दुनिया में टेलीपोर्ट होने के बाद इस पूरी कहानी का ट्विस्ट हमें पता चलेगा। इस दुनिया में जाकर हान देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो लोग किसी लेडी को अपना गॉड मानते हैं। यहाँ असली दुनिया में अब शिन अपनी असली दोस्त को अपनी सच्चाई और अपनी पावर्स के बारे में बता रही थी, यानी अपनी एस्टाइन्स के बारे में बता रही थी। तो वो लड़की यहाँ पर उसे वो ग्लासेस दिखाती है जो उसे ग्यूजिन ने दिए थे, यानी उनकी टीचर ने दिए थे, और वो बताती है कि ये पहनकर भी मुझे वो सारी एस्टाइन्स नजर आती हैं जो तुम देख सकते हो। ये बात सुनकर शिन शॉक रह जाती है। और अब हमें फाइनली दूसरी दुनिया में ग्यूजिन को दिखाया जाता है जिसके सर पर बहुत सारी एस्टाइन्स थी जिन्हें उसने दुनिया में अपनी पावर्स से छुपा कर रखा हुआ था। हान उसे देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रह जाता है और हमें पता चल जाता है कि ग्यूजिन ही वो है जो एस लाइन्स देख भी सकते हैं और किसी को दे भी सकते हैं, और ये सब लोग ग्यूजिन के ही मानने वाले हैं। यहाँ पर ग्यूजिन सबके सामने आकर एक टेबल के ऊपर से कपड़ा हटाती है और दिखाती है कि उसके ऊपर हान के डैड थे। वो इन सब लोगों के जरिए हान के डैड को सजा दिलवाना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने अपने ही ग्रैंड डॉटर सियोन के साथ बहुत गलत किया था। हान अपने डैड को बचाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन वो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाया। उस समय वो अपनी पिस्टल निकालकर ग्यूजिन के ऊपर फायर भी करता है, लेकिन इस दुनिया में ग्यूजिन मर ही नहीं सकती। अब सीन कट होकर हमें दुनिया में दिखाया जाता है कि शिन और उस लड़की के दरमियान में उन ग्लासेस को लेकर लड़ाई हो रही थी जिन्हें शिन ने छीन लिया था, और इससे पहले कि दूसरी लड़की उसे ले लेती, शिन उन ग्लासेस को गिराते हुए पाँव मारकर तोड़ देती है, जिसकी वजह से उसके दोस्त भी दोबारा होश में आ जाते हैं, यानी ग्यूजिन के कब्जे से बाहर निकल आती है। ऐसा करते ही हम देखते हैं कि शिन भी अब उसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गई थी जहाँ पर हान था। वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो गई कि यहाँ पर ग्यूजिन भी थी और ग्यूजिन हान को मार रही थी। शिन को यहाँ देखते ही ग्यूजिन हान को छोड़ देती है और उसकी तरफ बढ़ती है और उसे प्यार से कहती है, तुम जिसे पूरी जिंदगी से श्राप मानती आई हो, यही पावर तुम्हारे लिए एक गिफ्ट था। शिन कहती है, नहीं, ये कैसे गिफ्ट है जिसकी वजह से मेरी फैमिली, मेरे दोस्त सब मुझसे छिन गए। ग्यूजिन यहाँ उसे कहती है, तुम्हें पता है मैं तो ये लाइंस पूरी दुनिया को देना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि मेरी ताकतें इसके लिए काफी नहीं, पर अब क्योंकि तुम आ गई हो तो तुम्हारी ताकतों के जरिए मैं ये काम पूरा कर सकती हूँ। शिन नहीं चाहती थी कि ये लाइंस सब देखें, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ग्यूजिन अब उसके साथ क्या करने वाली थी। ग्यूजिन के मानने वाले सभी लोग
शिन के इर्द गिर्द एक दायरा बना लेते हैं और ग्योजिन यहाँ पर एक चाकू से शिन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उन दोनों के दरमियान में कोई आ जाता है। शिन देखती है कि ये उसकी मॉम थी जिसने उसका चाकू अपने ऊपर खा लिया था। वो यहाँ पर शिन को प्यार से बताती है कि बेटा, तुम पूरी जिंदगी जिस गिल्ट में जी रही थी वो गिल्ट तुम्हारा था ही नहीं। मैंने तुम्हारे डैड को तुम्हारी बनाई ड्राइंग की वजह से नहीं मारा था, बल्कि मुझे भी वो ग्लासेस मिल गए थे जिससे एस लाइंस को देखा जा सकता है, और उन्हीं को देखकर मैंने तुम्हारे डैड को मारा था। ये जान गए कि ये चश्मा भी उसकी मॉम को ग्योजिन ने ही दिया था तो शिन को गुस्सा आ जाता है और वो ग्योजिन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, पर ग्योजिन उससे पहले उसे ही पकड़ते हुए स्टैप कर देती है, जिसके बाद वो उसके ऊपर रिचुअल करना शुरू करती है और उसे हवा में उड़ा देती है। शिन के अंदर से निकलने वाला खून यहाँ पर बहुत सारी रेड एस लाइंस बनाता है और फिर इन्हीं रेड लाइंस का एक धमाका होकर पूरी दुनिया में ये रेड लाइंस फैल जाती हैं। ऐसा होते ही शिन नीचे गिर जाती है। अब शिन उठकर गुस्से में ग्योजिन के ही चाकू को अपने पेट से निकालकर ग्योजिन को स्टैब करती है, तो मरते हुए भी हंसकर ग्योजिन कहती है, अब इसका कोई फायदा नहीं, मैं जो चाहती थी वो पूरा हो चुका है। अब पूरी दुनिया के लोग ये रेड एस लाइंस देख सकेंगे। ये कहते हुए ही वो मर जाते हैं और उसके मरने के बाद सभी लोग जो ग्योजिन को अपना गॉड मान रहे थे सभी उसके जादुई असर से बाहर आ जाते हैं। साथ ही हान और शिन भी असल दुनिया में वापस टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां अब आसमान पर हर तरफ वो रेड लाइंस फैली हुई थी। सभी इंसानों को अब ये रेड एस लाइंस नजर आने लगी थी और शिन के दोस्त को हान के सर पर इतनी सारी रेड लाइंस देखकर बहुत ज्यादा डर लगता है। यहाँ दुनिया के लोग पहले तो इन लाइंस का मतलब नहीं समझ पाते और जैसे ही समझते हैं तो इनके आपस में ही लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। कई लोगों के तो आपसी रिश्ते भी टूट गए थे। अब हमें 1 साल बाद की दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ दुनिया के लोग अपने किए को छुपाने के लिए अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी ही पहचान छुपाने लगे थे। कुछ लोग पूरा टाइम हेलमेट पहन के रखते थे तो कुछ लोग मास्क। पता चलता है कि सियोन मिरेकल ठीक हो चुकी थी और हान उसका पहले से कहीं ज्यादा ख्याल रखने लगा था। वो उसे रोज पिक एंड ड्रॉप भी करता था और इस वजह से तो सियोन उससे बहुत ज्यादा चिढ़ती थी, क्योंकि हान के सर की बहुत सारी एस लाइंस की वजह से लोग हमेशा उनको घूर घूर कर देखते थे। खैर, अब फाइनली हमारी मेन कैरेक्टर शिन को दिखाया जाता है, जो पहले से काफी कॉन्फिडेंट होकर अकेले ही इस दुनिया में सरवाइव कर रही है। वो जब स्कूल से जा रही होती है तो अचानक कोई उसके कान में आकर उसका नाम पुकारता है। ये ग्योजिन थी, जिसे सुनकर शिन शॉक रह गई। मतलब ग्योजिन अभी भी जिंदा थी और उसे ही दिखाते हुए ये सीजन यहाँ पर खत्म हो जाता है।